हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? जरा हाई भेज दो यार, तो मुझे पता चल जाए कौन कौन है, तो हम स्टार्ट कर दे हमारा टॉपिक। कम ऑन, से हाय। मैं तो आ गया हूं, आपकी प्रेजेंस भी बता दो। कम ऑन। जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड समथिंग सो दैट मुझे पता चले कौन कौन है, कौन कौन जाग रहे हैं, और फिर हम टॉपिक को फॉर्मल स्टार्टअप दे। हाय मयंक। चलो और कोई? कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। अरे हाई टाइप करने में कितना टाइम लगता है यार? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और कोई बंदा जो ये देख रहा है एंड इफ लाइव, तो प्लीज चलो फास्ट फास्ट फास्ट। कौन है और? चलो खैर, कोई बात नहीं। किसी के अंदर शायद चैट का ऑप्शन ना भी आ रहा हो, कोई बात नहीं। आई होप कि आप सब देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। ओके, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सब ने मेरे लास्ट वीडियोस एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी देखे होंगे। ठीक है, सो आज हम लास्ट टॉपिक जो खत्म किया था उसको वहीं से आगे बढ़ाते हैं। हमने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की थी, जिसमें पार्टिकल नेचर मैक्स प्लैंक की थियरी के अकॉर्डिंगली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देन आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये तीन होता है। और रेडिएशन थियरी, आई मीन वेव थियरी जो है, इट इज इन अकॉर्डेंस विथ मैक्सवेल। या मयंक, यू कैन राइट और नोट डाउन इन द सेम बुक, इट्स ओके। वैसे मैं ऐसा एडवाइस करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नई बुक बनाना वो मजा नहीं आएगा। बेटर टू डू वन थिंग, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक कॉमन बुक रखो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नई बुक बना दो, वो बेटर रहेगा। बिकॉज ऑर्गेनिक जो है वो 11th-12th का कंटिन्यूटी में वही बुक में चलेगा। सो 11th का ऑर्गेनिक जहां पर खत्म होता है, 12th का ऑर्गेनिक वहीं से आपको स्टार्ट करना है। दैट वुड बी बेटर। ठीक है, ओके। सो पार्टिकल नेचर के ऊपर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी। आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैंने थोड़ा बहुत आपको बोला था, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल। किसी एक का स्पेक्ट्रा जो होता है वो दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं करता है, याद रखो। यूनिक प्रॉपर्टी है ऑफ एन एलिमेंट और अ मॉलिक्यूल। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पीजीसी के लिए कोई नई बुक की जरूरत नहीं है, वो आपको सेम बुक में ही लिखना है। मैं बोल रहा हूं टॉपिक्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कीप अ सेपरेट बुक, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नई नोट बना दो, दैट्स बेटर। ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं है पीजीसी के लिए। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, चलो। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अब क्या होने वाला है मैं आपको यहां बताता हूं, फिर एक इमेज आपके सामने आएगी। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसका सैंपल इसके अंदर है। इसको मैं एनर्जी दूंगा तो हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा। एनर्जी देना मैं कंटिन्यू रखता हूं।
अब एनर्जी देना मैं कंटिन्यू रखता हूं तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन एटम जो होता है आपको पता है कि ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। सो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को लेकर ऊपर ट्रैवल करेगा। आई मीन कि वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। जब न्यूक्लियस से दूर जाता है, कितना दूर जाएगा? जितनी ज्यादा एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन खींच के रखता है, तो विदाउट एनर्जी ये अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ नहीं पाएगा। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो यहां से दूर जाएगा। अब वो दूर जाएगा ना, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ये दूर जाने की प्रोसेस को वैसे टेक्निकली बोला जाता है एक्साइटेशन, एक्साइट होना, ऊपर जाना। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे फॉल करता है, दैट्स डी एक्साइटेशन। उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वही स्पेक्ट्रा देने वाला है। एक और बार, ये फर्स्ट शेल हमारी, ये सेकंड शेल, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी की जरूरत होगी, एंड व्हेन इट कम्स बैक तो एनर्जी लिबरेट करेगा। ये एनर्जी के चेंज को बोला जाएगा डेल्टा ई। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को बोला जाएगा ट्रांजिशन, गोइंग अप देन कम्स बैक डाउन, इसको बोला जाएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज नथिंग बट इट इज एक्साइटेशन प्लस डी एक्साइटेशन। ये दोनों को बोला जाता है, ये दोनों जब मिक्स करते हैं तो बोलते हैं ट्रांजिशन। समझ में आ गया? तो जब ये डी एक्साइट होता है तो जैसे एब्जॉर्प्शन के टाइम पे कलर लाइट एब्जॉर्ब करता है, जब वापस आएगा तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा और वो आपको कलर के फॉर्म में दिखाई देगी या फिर फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, जो कई बार विजिबल रीजन में है तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व। अगर और कोई रीजन में है तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पक्का है। ठीक है, इसका एक डायग्राम जो है वो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, तो जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा आपको समझ में भी आएगा अच्छे से, दैट हाउ द पीपल डू दिस थिंग प्रैक्टिकली। ठीक है, वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम, जैसे मैंने बोला था, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सो हमारा दिमाग साइंटिस्ट के लेवल तक जाने के लिए रेडी होना चाहिए, so that we will be able to understand कि वो लोग उस टाइम पे क्या सोच रहे थे। ठीक है, जस्ट इमेजिन दे डिड दिस थिंग बिफोर 150 years ago, ऑलमोस्ट बहुत कम टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग ये सब कर रहे थे। ठीक है, सो एटलीस्ट हम वो लेवल का सोच तो सकते ही हैं। एक इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आएगी, जो मैंने आपको बताया एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, उसका प्राइमरी लेवल बताया जाएगा। आ रही है ना इमेज? Okay, so this is the image, experimental arrangement of hydrogen spectrum। ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो आपको दिख रही है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया है। स्लिट जो होता है वो लाइट थरली पास हो पाए उसके लिए है। ये प्रिज्म है, ओके, और प्रिज्म की जरूरत हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर स्क्रीन के ऊपर आपको सर्टेन फ्रीक्वेंसी कैप्चर करके बताई गई है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए होने वाला है। ठीक है, अब ये इमेज को हटा रहा हूं मैं और एक दूसरी इमेज आपके सामने आएगी, जो मैंने आपको बोला अभी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होता है ना,
उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज एक्साइट तो उतना ही होंगे जितना कि हम उसको एनर्जी देंगे, लेकिन वो वापस उतना आएगा जितना उसको न्यूक्लियस खींच रहा है। सो डी एक्साइटेशन पे एनर्जी एमिट करेगा, एंड दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी, दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सो आपके सामने इमेज है, ठीक है, मैं आपको इसको समझाता हूं। यह है हमारा ग्राउंड स्टेट। ओके, डायग्राम के अंदर देखो, जहां पर n इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गया हो सकता है सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में, एट में, नाइन्थ में, इनफाइनाइट पे एक्साइटेशन। बट जैसे कि मैंने बोला, वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन डी एक्साइटेशन। सो डी एक्साइटेशन में हमने कुछ कैटेगरी डिवाइड की है, और वो कैटेगरी को अलग अलग सीरीज के फॉर्म में बताया गया है। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कोई भी लेवल से इनफाइनाइट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कोई भी हाई लेवल से अगर 1 में आता है तो उसको बोला जाता है लाइमैन सीरीज। चेक इट आउट, डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट से आया 1 में, डी एक्साइट होके 7 से आया 1 में, बीच वाले बताए नहीं है। 7 to 1, 6 to 1, 5 to 1, 4, 3, 2 to 1, 1 में आता है तो लाइमैन सीरीज है। और लाइमैन सीरीज जो है वो यूवी रीजियन के अंदर होती है, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जिसके सम्स ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि वो विजिबल में है, देखो कलर का बैंड बताया गया है। सो 2 में कब आएगा, प्रोबेबिलिटी है कि नीचे आया मतलब फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, ठीक है। इनफाइनाइट टू 2, 7 to 2, 6 to 2, 5 to 2, 4 to 2 और 3 to 2, ठीक है, उसको बाल्मर सीरीज बोला जाता है। फिर 3 में आएंगे उसके हाई लेवल से, ठीक है। सो कहां से आएंगे, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट से भी आ सकता है, उसको बोला जाता है पास्चन। उसके बाद 4 में आएगा वो ब्रैकेट, उसके बाद फुंड, और उसके बाद हम्फ्री, जो डायग्राम में बताया गया नहीं है, मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा मैं। सो लाइमैन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई भी हाई लेवल से 1 में आएगा। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कोई भी हाई लेवल से सेकंड में आएगा। पास्चन सीरीज में कोई भी हाई लेवल से थर्ड में, ब्रैकेट में 4 में, फुंड में 5 में, और हम्फ्री में आएगा 6 में फ्रॉम एनी हाई लेवल। लाइमैन में जब फॉल करेगा तो वो यूवी रीजियन में होगा, हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बाल्मर में आएगा उससे कम फ्रीक्वेंसी, दैट इज बाल्मर विजिबल। और उसके बाद सबके सब जो है वो इंफ्रारेड रीजियन में आता है। यहां तक क्लियर हो आप सब? अब मैं इमेज हटाता हूं और ये चीज को थोड़ा मैं बोर्ड के ऊपर भी बता देता हूं, ठीक है। पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, डायग्राम आपके सामने है। दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलो देखो, N1 जहां इलेक्ट्रॉन आता है 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3, 4, 5, 6। N2 मतलब जहां से आता है, कहां से आ सकता है, 2, 3 ऑनवर्ड्स, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, कोई भी इनफाइनाइट तक यू कैन गो, ठीक है। ये सीरीज का नाम हमने दिया लाइमैन सीरीज, जो कि कौन से रीजन में होती है, अल्ट्रावायोलेट। उसके बाद ये है बाल्मर सीरीज, जो होती है विजिबल, विच कैन बी सीन।
ये सीरीज का नाम है पास्चन, यूवी विजिबल यह है IR, उसके बाद यह है ब्रैकेट, उसके बाद फुंड, और लास्ट वाली सीरीज जो है वो है हम्फ्री। ये सब की सब इंफ्रारेड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम, फ्रीक्वेंसी और कम। ठीक है, ऐसा कुछ डिजाइन आप इमेज कर सकते हो। सबके सब क्लियर हो? तो अगर क्लियर हो इसके अंदर तो जरा डन डनाडन कर दो, मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। वी आर इंटरेस्टेड इन डी एक्साइटेशन, क्योंकि खींचता प्रोटॉन है, सो द वे ऑफ पुलिंग वुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स, बिकॉज नो टू एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो वापस आने की जो ईज होगी, वापस आने का जो तरीका होगा, वो सबका अलग अलग होगा। गेटिंग? सो इसलिए मैंने बोला कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, और यू कैन से एन एटम। फ्रीक्वेंसी वाला एक बार रिपीट। ओके, देख एक बात बताऊं, ये मैं हटा रहा हूं, तो अगर नहीं लिखा है तो नोट डाउन कर लेना। मैं फ्रीक्वेंसी वाला समझा देता हूं। देख, लाइनमैन में कहां से गिर रहा है? इनफाइनाइट से नीचे गिरेगा, या फिर 7 से नीचे गिरेगा। जितना ऊपर से नीचे गिरेगा, सुनना, जितना ऊपर से नीचे गिरेगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। समझा? एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। उसके बाद तो डिस्टेंस कम होता जाता है, उसके बाद डिस्टेंस कम होता जाता है। सो जब 2 में आएगा तो एनर्जी कंपैरिजन में कम होगी, एनर्जी कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, सो इसलिए देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर एनर्जी कम, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम, और सबसे नजदीक से गिरेगा। इसके अंदर भी इनफाइनाइट टू वन, अगर मैं लाइमैन सीरीज की बात करूं तो लाइमैन सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, ज्यादा एनर्जी कब होगी? एनर्जी ज्यादा कब होगी? इनफाइनाइट टू 1 में। एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा और वेवलेंथ कम। सो लाइमैन सीरीज की बात करूं तो लाइमैन में N1 1 है, जब N2 में 2 लेता हूं तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा, 2 to 1 वेवलेंथ ज्यादा। और अगर इनफाइनाइट लूंगा N2 तो वेवलेंथ कम। समझा कि नहीं समझा अभी? ठीक है, लाइमैन सीरीज की बात करूं तो N1 तो फिक्स है, N2 जो होगा वो N2 क्या होगा? तो अगर 2 से गिर रहा है तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। और अगर इनफाइनाइट से गिर रहा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, एनर्जी बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, वेवलेंथ बहुत कम। इनफाइनाइट टू 1। ठीक है, सो मुझे एक और आंसर देना कि अगर बाल्मर सीरीज पूछूं और उसमें हाई और लो वेवलेंथ पूछूं तो N2 क्या होगा? मैं रिपीट करता हूं, अगर बाल्मर सीरीज पूछूं और हाई और लो वेवलेंथ पूछूं तो कौन से लेवल N2 में आएंगे? रिप्लाई करो मयंक। अगर बाल्मर सीरीज है और लो और हाई वेवलेंथ चाहिए तो फ्रॉम विच एनर्जी स्टेट वो फॉल करना चाहिए रिस्पेक्टिवली? लाइमैन वाला समझ में आ गया? तो आई डोंट थिंक देयर बी एनी प्रॉब्लम विथ बाल्मर सीरीज। ओके, ठीक है।
बाल्मर सीरीज की बात करें तो N1 तो फिक्स होता है, तो N2 जो है वो 3 लेता हूं तो वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और N2 अगर मैं इनफाइनाइट लूंगा तो वेवलेंथ कम, क्योंकि एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा। तो लो एनर्जी वाला, सॉरी हाई एनर्जी वाला मतलब लो वेवलेंथ वाला तो सब में फिक्स ही है, इनफाइनाइट। ठीक है, हाई वेवलेंथ अपनी अपनी सीरीज के हिसाब से इंडिविजुअल आएंगे। सो मयंक, इफ यू आर डन विद दिस टॉपिक प्लीज से डन, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन जैसी कोई भी स्पीसी से। हाइड्रोजन जैसी स्पीसी का मतलब होता है दिस स्पेक्ट्रम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आई रिपीट, एप्लीकेबल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, बोरॉन प्लस 4, दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। इसलिए ये लिमिटेशन भी है बोर की, कि बोर ने जो पूरा मॉडल बताया उसके लिए जो उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रम की हेल्प ली, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीसी के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, जबकि स्पेक्ट्रम तो सबका होना चाहिए, सोडियम का, मैग्नीशियम का, ऑफ एनी एलिमेंट, बट ही टुक द एग्जांपल ऑफ ओनली हाइड्रोजन। आर यू क्लियर विद दिस टॉपिक? चलो मैं हट रहा हूं यहां पर, सो यू कैन नोट इट डाउन, एंड मैं फिर आगे बढ़ूंगा बोर के मॉडल की तरफ। ओके, लेट्स मूव। ओके, चलो, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि रुथरफोर्ड का मॉडल गलत हो चुका है। कैसे हो चुका है? क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिर रहा है रेड रेड रेड।
ओके, या सो सी यहीं पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम से ही प्रूव हो जाता है कि रुथरफोर्ड का मॉडल गलत है, क्योंकि अगर स्पाइरल पाथ होता जो हर पॉइंट पे अपनी रेडियस को चेंज करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था वो कभी भी फिक्स ना होता, हर बार फ्रीक्वेंसी बदलता। बट एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमें मिला कि एक्चुअली लाइमैन, बाल्मेर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, ये सबके अंदर फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे में फिक्स रहती थी, तो एनर्जी लेवल भी फिक्स होने चाहिए। दे शुड नॉट चेंज द रेडियस विथ टाइम। ठीक है, सो यहां पर पहली बार बोर ने वर्ड दिया, वो है ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, जिसको बोला जाता है ऑर्बिट, फिक्स। सबसे बड़ा फायदा है कि पहली बार बोर ने वर्ड यूज किया फिक्स पाथ, स्टेशनरी पाथ, कि विथ टाइम दे डू नॉट चेंज देयर रेडियस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव only in those orbit where electron can move only in those orbit where its angular momentum is in the multiple of h upon 2 pi, nh upon 2 pi, where n is equals to 1 2 3 4 5 6, और ये इंडिकेट करता है क्या, ऑर्बिट। मैं समझाता हूं इसको। इलेक्ट्रॉन कोई भी कहीं भी नहीं घूम सकता। अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही ऑर्बिट में घूमता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम होता है m इंटू वी और एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। सो एंगुलर मोमेंटम इज इन द मल्टीपल, दिस इज मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जहां n की वैल्यू कभी भी हाफ या 3/2, 5/2 ऐसी कभी नहीं होने वाली है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू रहेगा। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज इन द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इन शॉर्ट कि इसकी वैल्यू आएगी h अपॉन 2 पाई, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले का, सेकंड ऑर्बिट में घूमने वाले के लिए 2h अपॉन 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले का 3h अपॉन 2 पाई, फोर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले का 4h अपॉन 2 पाई। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट चेंज देयर ऑर्बिट, क्योंकि सबका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। सो दे कैन नॉट चेंज देयर ऑर्बिट because they revolve around the nucleus according to their own angular momentum। अगर इलेक्ट्रॉन को अपने से ऊपर वाली ऑर्बिट में जाना है, तो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देखा कि उसको एनर्जी चाहिए, विदाउट एब्जॉर्बिंग एनर्जी वो दूसरी ऑर्बिट में नहीं जा सकता, और अपने से नीचे वाली ऑर्बिट में आना है तो वो एनर्जी करेगा लिबरेट। ठीक है, सो अपनी ही ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा, वो कभी भी अपनी ऑर्बिट बदलता नहीं है। ऑर्बिट अगर चेंज करनी है तो एनर्जी का चेंज पक्का आने वाला है। ये पॉइंट क्लियर हो आप? ठीक है, अब बात वो है कि मैक्सवेल की थियरी बायोलेंट क्यों करता है। ये न्यूक्लियस, ये रहा हमारा ऑर्बिट फिक्स पाथ, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, अंदर क्यों नहीं चला जाता? अंदर इसलिए नहीं जाता क्योंकि बाहर फेंकने वाला फोर्स और अंदर खींचने वाला फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाता है।
अंदर खींचने वाला फोर्स जिसको मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर फेंक देने वाला फोर्स जिसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों बैलेंस करते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है विदाउट एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी की बात चल रही है, बहुत क्लियर, मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहने वाला है जिसका चार्ज है ई है इसका चार्ज। लेकिन प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन में होगा एक प्रोटॉन, हीलियम में होगा 2, तो इसके चार्ज जो है उसको मैं बोलूंगा Ze, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, कूलम्ब्स लॉ, यू नो द मीनिंग, K(Q1Q2/r²। खींचने वाला फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है, प्लस और माइनस चार्ज, सो K(Q1Q2/r²। सो सेंट्रीपिटल फोर्स K(Q1Q2/r²। ठीक है, K को वैसे ही रखता है, Q1 मतलब एक चार्ज Ze, बट Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E मतलब चार्ज, और Q2 मतलब ये इंटू E डिवाइडेड बाई r²। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv²/r। सो फाइनल इक्वेशन बन गया हमारा kZ²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। K is constant which is equals to 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलो, सबसे पहले वर्ड दिया बोर ने कि ऑर्बिट का मीनिंग क्या होता है। ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, कि जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही ऑर्बिट में घूम सकते हैं जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के होल नंबर इंटीजर में हो। फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का h/2π, सेकंड ऑर्बिट में घूमने वाले का 2h/2π, थर्ड में 3h/2π, देन 4h/2π, लाइकवाइज वो आगे बढ़ता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स क्यों अपनी जगह नहीं छोड़ता? क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कूलम्ब्स के लॉ के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं K(Q1Q2/r²। प्रोटॉन्स कितने भी हो सकते हैं, सो मैंने लिखा है Ze इंटू दूसरा चार्ज E, बिकॉज द मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस, डिवाइडेड बाय r²। फिजिक्स में बहुत डिटेल में आता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर फेंक देने वाला फोर्स mv²/r, ठीक है। ये दोनों बैलेंस करते हैं। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्टेशनरी पाथ पकड़ के रखता है और वो छोड़ता नहीं है। सो इफ यू फील एनी डाउट, डेरिवेशन नहीं किया है मैंने, ये तो लॉजिकल है। mv²/r, ये जो है कूलम्ब्स का लॉ है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पता है मयंक? डू यू नो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फिजिक्स 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर पता है तो हाँ बोल, नहीं पता है तो ना बोल, ताकि मुझे पता चले। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में था। फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू G m1m2/r² था। दिस इज फॉर एनी टू बॉडीज। ग्रेविटेशन किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है, या सही लिखा है। तो यही है यार, चार्ज के लिए कूलम है, चार्ज के लिए कूलम है तो F, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां पर K, Q1 दूसरी बॉडी का चार्ज Q2/r²। चेक, यही तो है।
एक चार्ज, अब हाइड्रोजन होगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है। लेकिन अगर हीलियम होगा तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन प्रोटॉन हो जाएंगे दो, तो यहां पर 2 हो जाएगा। समझ में आया? लिथियम होगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर है अब मयंक? अगर डन है तो मुझे जरा एक बार बता दे कि यू आर क्लियर विद दिस थिंग। ये तो लॉजिकल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लॉजिकल। सेंट्रीपिटल फोर्स, दो चार्ज के बीच का अट्रैक्शन, दो चार्ज के बीच का अट्रैक्शन तो कूलम्ब्स का लॉ, दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन ग्रेविटेशन का लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेट मयंक। सो मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं, तो एक बार स्नैप ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम देखो, बोर्ड ने ना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। कैसे मैं बताता हूं, क्योंकि बोर्ड ने सबसे पहली बार बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी जगह नहीं बदलते, मतलब फिक्स ऑर्बिट है। सो अगर ये फिक्स है ना तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स हो जाएगा, दूसरा इसका रेडियस फिक्स हो जाएगा, तीसरा इसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी, चौथा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी फिक्स हो जाएंगे। ये सब कुछ फिक्स होगा, ये सब कुछ फिक्स हो जाएगा। अगर ऑर्बिट फिक्स हो गई तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फिक्स है ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से घूमता है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। हम ये सब प्रूव करने वाला है। ये सब पहली बार आया, इसके सम्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, सो वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पर वापस, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1 बोला हमने। मैंने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूम सकता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π जितना होता है। यहां से v मिल जाएगा NH/2π mr। ओके, v की वैल्यू में सीधा रखता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहां पर लिखूंगा कीपिंग the value of v in equation number 1. So I will get k z square by r square is equals to m by r v का square n square h square by 4 pi square m square r square। ठीक है, चलो आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, एक एम भी हो गया कैंसिल। ये आर को यहां पर लेके सब्जेक्ट बना देता हूं। सो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। समझ में आया यहां तक? अगर समझ में आया है मयंक तो द से डन, तो आई विल प्रोसीड। मैंने ये 2 इक्वेशन का यूज किया है फिलहाल तो। सो जस्ट से यस, तो आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल। ओके डन। अब h तो कांस्टेंट, h की वैल्यू होती है इन CGS, CGS यूनिट 6.626 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
-27 ग्राम। ठीक है, के की वैल्यू 1 होती है CGS में, और चार्ज होता है 4.8 10⁻⁻10 ESU। ये सब CGS के अंदर है। सो कीपिंग दिस वैल्यूज मुझे Rn मिल जाएगा 0.529 इंटू वेरिएबल कौन है, सिर्फ ये दो बदलने वाला है, N और Z, बाकी सबके सब कांस्टेंट। H प्लैंक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, K 1/4πε0 whose value is 1, और E चार्ज तो 0.529 इंटू n² बाई Z एंगस्ट्रॉम, and we know that 1 angstrom is equals to 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कॉपी बाद में करो मयंक, अभी यहां पर ध्यान दो। या फिर मैं लिख सकता हूं Rn इज इक्वल्स टू Rn इज इक्वल्स टू यूनिट चेंज करके 52.9 इंटू n² बाई Z पिकोमीटर, क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, या हमें ये यूज नहीं करना है कभी भी, इतना बड़ा किसको याद रहेगा यार, हमें यही यूज करना है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, जरा एक बार देख लें, रेडियस कब चेंज होगा, ऑर्बिट चेंज होगी। फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड पुट करूंगा, ऑर्बिट बढ़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रेडियस भी बढ़ेगी। और अगर z बढ़ेगा, ठीक है, तो खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो खींचेगा, और खींचेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो n² बाई Z है। सो फॉर हाइड्रोजन H, उसकी n इज इक्वल्स टू 1 2, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस अगर निकालें, सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 0.529, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है, 1 होता है इन एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस तो 0.529 इंटू 2² 4 एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑर्बिट 0.529 इंटू 3² 9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस R इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू 16 एंगस्ट्रॉम। चल एक और बता देता हूं, हीलियम प्लस के लिए Z कितना होता है, 2 होगा। ठीक है, सो Z 2 होगा तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू n1, Z कितना 2। ठीक है, चलो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.529 इंटू n², 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, फिर 0.529 इंटू 9 डिवाइड बाई 3। ठीक है, उसके बाद 0.529 इंटू 16 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 2, क्योंकि Z तो नीचे 2 ही रहेगा। देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो मैंने बताओ। ठीक है, तो क्लियर कर देता हूं, कुछ भी अगर डाउट है तो 0.529 9/2 16/2 4/2। ठीक है, ऐसे आप सबके लिए कर सकते हो। लिथियम प्लस 3, लिथियम प्लस 2 के लिए Z हो जाएगा 3, ऊपर तो 149 16 रहेगा। हाइड्रोजन के लिए Z1 तो नीचे 1, हीलियम प्लस के लिए Z2 तो नीचे 2। ठीक है, लिथियम प्लस 2 के लिए Z3 तो नीचे 3, ऐसे करके जाना है। सो अगर मयंक, इफ यू आर डन विद दिस, इफ यू आर क्लियर विद दिस, जस्ट लेट मी नो, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। चेक इट आउट। Come on, reply fast, Mang.
radius we have seen. Okay, great. Everything should be clear and मैं बोर्ड को फ्री कर देता हूं, so you can take a snap, नोट डाउन करना बाद में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है। चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। रेडियस में आप क्लियर हो, अभी आगे बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ एंथर, बोर की वेलोसिटी। बोर की रेडियस देख लिया, बोर की वेलोसिटी, ठीक है। चलो MVR is equals to NH upon 2 pi. So V is equals to NH upon 2 pi MR. रेडियस कितना था हमारा, n स्क्वायर h स्क्वायर, कितना था बताओ, हमने प्रूव किया था माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और वी स्क्वायर का वैल्यू ये पुट किया था हमने, सो इट वाज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो आर और ये एक मास भी कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, कीपिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर, यहां 2 रख देता हूं क्योंकि उसको 1 दिया था। सो यहां लिखूंगा कीपिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 2, so I will get V is equals to NH by 2 pi m, और R की वैल्यू पुट कर देता हूं, R नीचे है, so n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर। मास कैंसल, चल 2 2 जा 4, एक पाई कैंसल, एक NH कैंसल, सो इट कम्स टू क्या बचा, तो k बचा, ठीक है, ये k बचा, z स्क्वायर पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा NH, ओके। वेरिएबल कौन कौन है, z और n, तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट 2.18 10 टू पावर 8 इंटू z बाई n सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, अगर बाकी सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो। k है 1, E तो है 4.8 10 टू पावर -10, पाई 3.14, h की वैल्यू मैंने लिखी थी आगे 6.626 10 टू पावर -27 ग्राम। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, समझ में आ गया। सो यहां पर n रखेंगे 1 2 3 4, आगे जा सकते हो, ये हो गई हमारी ऑर्बिट, ठीक है। और वेलोसिटी देखते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, 2.18 10 टू पावर 18, z और n दोनों एक, तो इतनी हो जाएगी इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी 2.18 10 टू पावर 8 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2.18 10 टू पावर 8 इंटू 1/3 सेंटीमीटर बाई सेकंड, z1 है 2.18 10 टू पावर 8 इंटू 1/4 सेंटीमीटर बाई सेकंड, ठीक है। चलो हीलियम प्लस के लिए Z2 होता है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2.18 10 टू पावर 8 इंटू Z है 2/1
सेंटीमीटर पर सेकंड, 2.18 10 टू पावर 8 इंटू 2/2 सेंटीमीटर बाई सेकंड, 2.18 10 टू पावर 8 इंटू 2/3 सेंटीमीटर बाई सेकंड, 2.18 10 टू पावर 8 2/4 सेंटीमीटर बाई सेकंड. सो प्लीज चेक. अच्छा, इसका मतलब यह है हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की और हीलियम +2 की सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी सेम है. हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट और हीलियम की फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी भी सेम है. आई एम सॉरी, वेलोसिटी सेम है. देख ले, वैल्यू सेम है. 2/4 मीन्स 1/2. ऐसे आपको और भी रिजेम्बलेंस मिलता जाएगा. ठीक है. सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है? फर्स्ट. जैसे ही n बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी. तो सबसे फास्ट किसकी वेलोसिटी होती है? फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की. सो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब उतनी ही उसकी वेलोसिटी ज्यादा. तो जितना मैं दूर जाता हूं, मतलब मैं ऐसा यहां पर बता सकता हूं कि ये मैं ऑर्बिट बताऊं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. तो जैसे ही मैं दूर जाता हूं ना यहां से, वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, जो ये बता रहा है. और z बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी. सो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी से ज्यादा हीलियम +1 की फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी. सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी जो है हाइड्रोजन की सबसे कम, फिर हीलियम प्लस, फिर लिथियम +2 ऑनवर्ड्स. इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए. समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. वंस अगेन, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट. डेरिवेशंस जो है ना वो एनसीईआरटी में नहीं है. सो अगर डेरिवेशन ना भी याद रखो तो भी चलेगा वैसे, बिकॉज वी नीड टू डू सम्स ओनली. सो गिविंग यू 1 minute, Mayank, please check and let me know if you have any doubt regarding, and also just take a snap to note it down. Z बढ़ेगा. अगर Z बढ़ेगा, ऑर्बिट को रखते हैं कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्बिट. फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट अगर Z बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, अगर ऑर्बिट कांस्टेंट है तो. समझ में आ गया? सो सीधी सी बात है कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट लेता हूं तो इसका Z1 है, इसका Z2 है, इसका Z3 है, आगे Z4 होगा. Z जितना बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी भी बढ़ रही है. सो आई हैव रिटन देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट. दीज आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सो इट शुड बी क्लियर नाउ, मयंक. ओके, ग्रेट, समझ में आ गया. चलो अब मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज एनर्जी. अगला जो टॉपिक है
वो है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, चलो टोटल एनर्जी जो होती है वो आपको पता है कि इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी तो क्या होता है, इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है -kz²/r। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमेशा काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस नहीं होती है, कभी भी माइनस नहीं होगी, क्योंकि मास कभी माइनस होता है क्या? नहीं, नेवर। क्या वेलोसिटी माइनस होती है? नेवर। सो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होगी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, चलो अब वापस प्रीवियस फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर बोलता हूं 3 और इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलो वेलोसिटी जो है हमने ढूंढी लास्ट डेरिवेशन के अंदर। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला जरा क्या आया, मुझे बता दे मयंक, वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट वाला क्या आया था? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। वेलोसिटी कितनी आई? बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट वाला कौन सा? वो 2.18 वाला नहीं, उसके ऊपर वाला, या NH/2π के कहां गया? के कहां गया? के था कि नहीं था मयंक? के था कि नहीं था? ओके, चलो ये v की वैल्यू जो है ना, ये v की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 mv² दैट इज n²h²/2π स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 4π² m² r²। समझ में आ गया? 4π² m² r², mm हो गया कैंसल। ठीक है, सो n²h²/4π² m r² हो जाएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? चलो ये आया -kz²/r आया ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। मैं इसकी वैल्यू सीधा उठा लेता हूं वहां से। देखो mvr इज इक्वल्स टू NH/2π था। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? -kz²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। तेरा काम मैं आसान कर रहा हूं, सीधा v² का वैल्यू यहां से उठाता हूं। सो v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये r कैंसल। सो v² इज इक्वल्स टू -kz² हो जाएगा। ठीक है, सो ये v² की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से उठाई है वो सीधा पुट करता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² हो गया -kz² हो गया, mm कैंसल। ठीक है, ये पता नहीं माइनस, सॉरी गलती से माइनस लिख दिया। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स था। सो हो गया 1/2 kz²/r। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो अब मैं टोटल एनर्जी फाइंड करता हूं ऑफ nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक अब पोटेंशियल है -kz²/r प्लस काइनेटिक हो गई 1/2 kz²/r।
जरा दोनों के ऊपर नजर तो करो। काइनेटिक एनर्जी जो है इज हाफ देन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सेम वैल्यू है, खाली ये हाफ है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज माइनस, ऑलवेज नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चलो वैल्यू सेम है, -1 में से आधा गया तो माइनस आधा बाकी बचेगा। सो माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अगर r की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे पूरा अलग से ओरिजिनल फॉर्मूला मिल जाएगा। मयंक मुझे जरा r बता दे क्या था? माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2, और r जरा वैल्यू बता दे, आई एम वेटिंग। r का वैल्यू जरा मुझे बता दे कितना था, तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं। वो वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला हमारा r वाला 0.529 से ऊपर वाला, 0.529 से ऊपर वाला जो था वो जरा मुझे बता दे। तो मैं यहां पर पुट कर दूं। हम ऑलमोस्ट कगार पे है, एंड विद इन फ्यू स्टेप्स विल फिनिश विथ बोर। ये एनर्जी का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट स्टेप है। रेडियस का पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला, आई एम वेटिंग फॉर द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज, नहीं 0.529 से ऊपर वाला मैंने बोला, बड़ा वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। n स्क्वायर एच स्क्वायर वाला, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई वाला पूरा फॉर्मूला टाइप करके बता मैंने क्या है। चल जल्दी जल्दी, बार बार पूछ रहा हूं, याद रखने के लिए याद रखना पड़ेगा, भले जरूरत कम पड़े। चल जल्दी 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 जल्दी, क्या कर रहा है? n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, टाइम लग गया, टाइम लग गया, जल्दी करो मयंक। रेडियस ओके, r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। यस, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर। सो 2 2 जार 4, तो खत्म हो गया, और कुछ निकल रहा है नहीं, तो माइनस के जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, m के स्क्वायर कर देता हूं, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एच स्क्वायर, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 m, 2 बाकी रह गया, ठीक है, मतलब -2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 के स्क्वायर बाई n स्क्वायर एच स्क्वायर। बड़ा, बहुत बड़ा फॉर्मूला मिल गया। सो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू, सब वेरिएबल को हम रहने देते हैं, बाकी सब निकाले तो आंसर आ जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अलग अलग यूनिट में मैं बता देता हूं यहां पर, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट
-13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दूसरा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, या तो -313.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। एनर्जी हमेशा माइनस होती है। एनर्जी जरा देख ले, ये रहा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हमेशा माइनस में है और एनर्जी की वैल्यू उतनी ही है जितनी काइनेटिक एनर्जी की है। देख ले जरा, ये काइनेटिक और ये एनर्जी सेम वैल्यू है, खाली ये प्लस है, ये माइनस है, खाली ये माइनस है, ये प्लस है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल्स टू क्या होती है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, खाली ये होती है माइनस। एनर्जी माइनस क्यों होती है, आई विल टेल यू। काइनेटिक और एनर्जी से पोटेंशियल हमेशा डबल होती है, पोटेंशियल हमेशा माइनस, एनर्जी हमेशा माइनस, काइनेटिक हमेशा प्लस। आर यू क्लियर विद दिस मैंक? इफ यू आर क्लियर देन just I am clearing the board, please take a snap. Okay, okay, great. चलो, एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस से जैसे ही मैं दूर जाऊंगा ना, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे जाऊंगा तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। देखो एन बढ़ेगा तो माइनस वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। देख माइनस, ठीक है। सो दूर जाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? यहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, सो एनर्जी इंक्रीज होगी। क्योंकि एक इनफाइनाइट पॉइंट ऐसा इमेज करता हूं कि जहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमारा न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है। बियॉन्ड दैट पॉइंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव है क्योंकि वो फ्री है। सो जैसे ही यहां अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, इसलिए नेगेटिव। जितना करीब आएगा उतना ही अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और यहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, सो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा यहां पर, आई मीन सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। सो एनर्जी में जाता हूं दूर तो बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, देख लो। सो गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी इंक्रीजेस बट डिफरेंस इन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये पता हो ना, कोई पूछा एनर्जी क्यों माइनस होती है तो बता दो उसको कि दूर जाते हैं तो एनर्जी की वैल्यू इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस अट्रैक्शन फील करेगा। एनर्जी की वैल्यू माइनस क्यों होती है तो उसको ये बताओ कि इनफाइनाइट पॉइंट जहां पर अट्रैक्शन नहीं लगता है वहां पर एनर्जी जीरो है और उसके बियॉन्ड एनर्जी प्लस है, ठीक है। सो जैसे ही अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, एज वी कम क्लोजर, एनर्जी की वैल्यू जो है वो माइनस ही होती जाएगी। क्लियर है? सो ये एनर्जी हो गया, ठीक है। जेड एन को रखकर अब तो तू कर ही सकता है, बिकॉज मैंने रेडियस और वेलोसिटी में बताया, तो अब तो हर एक के लिए तो कर सकता है, ठीक है।
और अभी मैं तुझे एनर्जी का डिफरेंस बताऊंगा। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन करता है जंप, लेकिन वो आज बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं ये फ्री कर रहा हूं तो इसको एक बार देख ले, ठीक है। मिनट के लिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी हैवी टॉपिक, सो इफ यू फील एनी डाउट तो आई एम वेटिंग हियर। हमें लास्ट वाला फॉर्मूला मयंक याद करना है, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का। एनर्जी पोटेंशियल, एनर्जी हमेशा माइनस, पोटेंशियल हमेशा माइनस, काइनेटिक हमेशा प्लस, ठीक है। काइनेटिक और एनर्जी से हमेशा पोटेंशियल डबल, पोटेंशियल माइनस, ये बार 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 दिमाग में चलाना है। समझ में आ गया? चलो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अगर डाउट नहीं है तो जस्ट राइट सर नो डाउट। इसकी बहुत लॉजिकल प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट मयंक, आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट नाउ। ओके, great Mayank. So topic next time we will see energy difference, that is transition. Okay, so see you next time.